नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, कल मैंने आपसे ये बोला था कि आपको प्रत्येक टॉपिक में से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। इन 10 प्रश्नों की खास विशेषता ये होगी कि ये बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं। यानी जो अभी लेटेस्ट पेपर हुए हैं उनमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न हैं। देखो, इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो देखो, अपनी तैयारी का पता चलेगा कि किस स्तर पर हमारी तैयारी हुई है। दूसरा, आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, अभी प्रश्नों का लेवल क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि उस हिसाब से आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सको। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको इन 10 प्रश्नों को लेना है। और मुश्किल से भी आप 5 प्रश्न आप अगर इस प्रश्न पेपर में से निकाल लेते हो तो बिल्कुल भैया आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। इसलिए आप अपनी तैयारी का जायजा जरूर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। पहला प्रश्न देखो, ये पूछा गया था, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की। ये देखो, एचटेट 2019 में प्रश्न पूछा गया है, जेंडर स्कीमा थ्योरी। पहला ऑप्शन है अल्बर्ट बांडुरा, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है एस एल बेम और चौथा है आर ए बेरन। तो देखो, पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, एस एल बेम। एस एल बेम। देखो, इस प्रश्न का आपको पहले से आंसर पता था, आपको ये प्रश्न आता है तो भैया बहुत अच्छी तैयारी है। नहीं आता है तो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, कभी भी ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। जेंडर स्कीमा थ्योरी किसकी है? एस एल बेम की है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, हरलोक के वर्गीकरण के अनुसार शेष अवस्था की आयु क्या है। तो पर्टिकुलर हम शेष अवस्था की आयु जन्म से 5 वर्ष पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मनोवैज्ञानिक का नाम दे रखा है हरलोक। इसका मतलब प्रश्न में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जन्म से 2 सप्ताह, दूसरा है जन्म से 2 वर्ष और तीसरा है जन्म से 5 वर्ष और चौथा है 12 से 15 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, जन्म से 2 सप्ताह का जो समय है वो हरलोक ने बताया है शेष अवस्था का। अब देखिए, ये प्रश्न यूपी टेट 2019 में पूछा हुआ है, तो बिल्कुल आगे भी पूछा जा सकता है। आपको मैं ये कहता हूँ कि हरलोक का वर्गीकरण, कोलसनिक का वर्गीकरण याद कर लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हरलोक के वर्गीकरण में जो 12 से 15 की एज होती है वो वे संधिकाल होती है। पिछले साल वे संधिकाल में से भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखो, रीट 2018 में पूछा हुआ है कि बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरे के नजरिए में फर्क करने की अयोग्यता को दर्शाता है। अपनी और दूसरे की अयोग्यता को दर्शाता है, यानी हम जैसा सोच रहे हैं सामने वाला भी वैसा सोचे, इन दोनों में अयोग्यता होती है तो उसको दर्शाता है। उसको क्या बोलते हैं? अगर आपने 3 पर्वत वाला सिद्धांत पढ़ा है, आपने जीन पियाजे को ढंग से पढ़ा है, तो ये प्रश्न आप गलत कर ही नहीं सकते। जीन पियाजे ने जो 4 अवस्था बताई थी, कईयों को तो ये पता नहीं प्रश्न आया कहाँ से। एसएमएस, दूसरी उन्होंने बताई थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा उन्होंने सीओएस और चौथा एफपीएस। ये जो सेकंड अवस्था थी, ये जो आप देख रहे हैं सेकंड अवस्था, इस सेकंड अवस्था में ही जीन पियाजे ने इसकी बात की है, केंद्रस्थ, आत्म केंद्रस्थ और एनिमिज्म के बारे में। कई बच्चे एनिमिज्म करके आए थे, भाई एनिमिज्म कैसे होगा? एनिमिज्म का मतलब होता है निर्जीव चीज को सजीव समझ लेना। पंखा चल रहा है उसको एक बालक समझता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा चल रहा है और परछाई देख के ये सोचता है कि यार ये भी बच्चा होगा, ये भी कोई लड़का होगा। तो ये एनिमिज्म का कारण होता है। ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब होता है, इसमें 3 पर्वत का सिद्धांत हम देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अपने और दूसरे के नजरिए में जो फर्क की अयोग्यता होती है वो आत्म केंद्रस्थ होता है, ईगोसेंट्रिसिज्म में आता है। सेंट्रिसिज्म में किसी एक ही चीज पर हम जैसा सोचते हैं सामने वाला भी वैसा सोचे, तो ये आपका केंद्रस्थ होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। भैया देखो, जीन पियाजे वो ढंग से पढ़ लेना, हर बार नया प्रश्न आता है, थोड़ा सा आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों को अंतः क्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 यानी संस्कृत विभाग का जो पेपर हुआ है अभी 1 महीने पहले, उसमें यह पूछा गया है। इस प्रश्न को मैंने यहाँ पे क्यों लिया है? इसलिए लिया है क्योंकि आपको भी कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे रीट के एग्जाम में जो आपको कॉमन सेंस से हल करने हैं। यहाँ पे ये जरूरी थोड़ी कि इस प्रश्न को आप पढ़े हैं तभी इस प्रश्न को हल करेंगे ना, आप बिना पढ़े भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आएंगे ऐसे प्रश्न। दोबारा पढ़ते हैं, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है? अंतःक्रिया का मतलब इंटरेक्शन, हम इंटरेक्शन करें उसके लिए स्वतंत्रता प्रदान करें, ऐसी कौन सी गतिविधि हो सकती है? सिनेमा का उपयोग। भाई सिनेमा हम देखेंगे, सिनेमा का उपयोग करेंगे तो कहाँ गतिविधि करेंगे?
कहाँ हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है छोटे समूह में चर्चा, बिल्कुल ये सही है। छोटे समूह में एक चर्चा होगी, एक दूसरे विद्यार्थी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, आपस में इंटरेक्शन होगा और विचारों का आदान प्रदान होगा, स्वतंत्रता प्रदान होगी। तो ये ऑप्शन जो हो देख रहे हैं आपका दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। बाकी देखो विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, इससे भी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। दूरदर्शन पर विभिन्न देशों में कार्यक्रम देखना, कार्यक्रम देखने से कहाँ इंटरेक्शन होगा मेरे भाई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे। अगला सवाल देखो फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा गया है, 2012 का प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय क्या है। बात यहाँ पर किशोरावस्था की है। किशोर व्यक्तियों में समायोजन कह सकते हैं आप एक प्रकार से। सबसे अच्छा तरीका होता है शोधन, शोधन, परिशोधन भी कैसे कह सकते हैं आप इसको, मार्ग बदलना भी आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि गलती को स्वीकार कर लेता है और जो मार्ग बदलकर एक सामाजिक कार्यों में हम कह सकते हैं कि ऐसा लगा सकता है। आपने रत्नावली और तुलसीदास को पढ़ा होगा, उसमें वो पहले बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे लेकिन बाद में उनकी डांट फटकार सुनकर जो है सामाजिक कार्यों में, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं शोधन में। देखो किशोरावस्था के दौरान अनेक सारी स्टेनले हॉल ने भी कहा है कि बड़े तनाव और तूफान की अवस्था होती है। तो इसमें जो समायोजन का या संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय होता है शोधन, परिशोधन, यानी मार्ग बदल लेना या फिर अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। और इस प्रकार की चीज़ें होती हैं वो शोधन में होती है। युक्तिकरण नहीं होगा, युक्तिकरण बिल्कुल नहीं होगा, प्रक्षेपण भी नहीं होगा, दमन भी नहीं होगा। दमन में देखो दमित इच्छाओं में चली जाती है, यानी अचेतन मन में जो इच्छाएं होती हैं, अचेतन मन में देखो एक समन होता है। समन में तो हम किसी चीज़ को जानबूझकर भुला देते हैं, वो समन होता है। लेकिन दमन में जानबूझकर भुलाई नहीं जाती, वो जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो अचेतन मन में चली जाती हैं, जो सबसे बड़ी दुखदायी होती हैं। तो दमन को भी याद रखिएगा। बाकी देखो इस प्रश्न में और ज़्यादा है नहीं कुछ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि किशोर वे आत्म केंद्र में समाहित है। देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा हुआ है। कई विद्यार्थी कहेंगे भाई किशोरावस्था के तो प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में ही पूछे जाते हैं ना, कैसे प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नीचे दिखाऊंगा आपको, ये देखो किशोरावस्था वाला, ये रीट का पेपर है, रीट का प्रश्न है नीचे वाला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखो काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत मिथक, ये दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं किशोरावस्था में। काल्पनिक मिथक, मान लीजिए एक कोई बच्चा है, किशोर है, और वो अपने पास जैसे बिना कीपैड का बिना जो टच वाला फ़ोन रखता है, कीपैड का फ़ोन रखता है, तो वो ये देख अपने पास रखता है, तो वो ये सोचता है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। एक काल्पनिक दर्शन होता है, काल्पनिक भावनाएं धारणाएं बना लेता है, तो वो किशोरावस्था की विशेषताएं होती है। व्यक्तिगत मिथक, व्यक्तिगत मिथक का मतलब होता है कि ये सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो ही सही है। कई बार तो अपने पिता माता से भी वो लड़ पड़ता है कि आप गलत हैं मैं सही हूँ, मतलब झूठी धारणाएं बना लेता है किसी चीज़ पे, मतलब वो सोच नहीं पाता है कि वो चीज़ सही है कि नहीं है। तो ये किशोरावस्था की दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, यही इस प्रश्न में पूछा है। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। देखो अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहते हैं। ये रीट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है और ये प्रश्न भी देख लो किशोरावस्था से है। स्वलीनता, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलीरियम डेलीरियम, ये क्या है, ट्रिम्स, एक ही बात है इसमें, ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। और चौथा है डाउन सिंड्रोम। तो देखो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसमें क्या होता है कि किशोरावस्था की एक ऐसी आदत है जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है। ये ज़्यादा किस्म में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है, इसका कारण है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला सवाल देखो फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पना को परीक्षण करने में सक्षम हो जाता है। संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल आपको प्रश्न स्पीड से लग रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल आपको सोचना है, समझना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखो बात यहाँ पर किसकी की है, व्यक्ति संभावनाओं में कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण करने में सक्षम हो जाता है। देखो कल्पना करना ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी होता है, लेकिन ये जो परिकल्पनाएं होती हैं
ये जो परिकल्पनाएं होती हैं उनके परीक्षण यानी सही गलत का वो पता कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, अमूर्त चिंतन की बात करते हैं, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये भी फर्स्ट ग्रेड 2020 में अभी पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। व्यवहारवादी, गेस्टालवादी, संज्ञानवादी, ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनेगा। पहला है पुनर्बलन, दूसरा है विलोपन, तीसरा है मॉडलिंग और चौथा है शेपिंग। देखो पुनर्बलन भी नहीं होगा। पुनर्बलन हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्बलन भी पढ़ते हैं, क्या आता है। विलोपन भी नहीं होगा, भी पावला वाली थ्योरी में हम किसी चीज़ को बार बार अगर दे तो वो अंत जो क्रिया होती है वो विलोपन हो जाती है, तो विलोपन भी नहीं है, वो भी व्यवहारवादी से संबंधित है। शेपिंग भी हम नहीं पढ़ते हैं, शेपिंग भी व्यवहारवादियों का है। मॉडलिंग, देखो मॉडलिंग की बात जो है वो किसने की है, मॉडलिंग की बात ये संज्ञानात्मक सामाजिक सिद्धांत जो किसने दिया था, बांडुरा ने दिया था, उनकी बात की थी, जो एक संज्ञानवादी हैं, सामाजिक संज्ञानवादी। तो बिल्कुल इसका सही ऑप्शन पूछा था कि व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा मॉडलिंग। अगला प्रश्न देखो, अंतिम प्रश्न है आज का। समान क्रियाओं और विचारों का वह व्यवस्थित संगठन, व्यवस्थित समूह है जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति होने वाली अनुक्रिया के लिए किया जाता है, उससे क्या कहते हैं। स्कीमा, साम्यावस्था, समंजन या फिर आत्मसात करना। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो हर बार याद कर लेना, जो मानसिक संरचना होती है, मानसिक संरचना, उसको जीन पियाजे ये कहता है स्कीमा नाम देता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि समान क्रियाओं और विचारों का व्यवस्थित समूह है, यानी एक संगठित समूह है जिसका प्रयोग वातावरण के बीच होने वाली अनुक्रिया के लिए हम करते हैं। मानसिक संरचना को ही हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका एक बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कल भी हम इस 10 प्रश्न और लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आपका जवाब जरूर जानना चाहेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों। कितने परसेंट सही होते हैं, स्कोर कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं भाई, स्कोर तो लिख ही सकते हैं, 10 में से कितने सही हुए ज़रूर बताइएगा।